चलिए, तो यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 47 से 46 तक के अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको जाना है, देखना है पूरे लेक्चर्स को, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। देखो, आपको सिर्फ जाके देखना ही है, कुछ उसमें करना नहीं है ना। जितना आप क्वेश्चन देखोगे, जितने क्वेश्चन से आप फैमिलियर रहोगे, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे कि एसएससी जेईई हो गया, इनमें सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर एसएससी जेईई, देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर डिस्कस हेयर state state AEN questions. After that we discuss earlier ESC questions. So I requested you, please keep on watching our videos and subscribe our channels. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जितना आप यहाँ पे अच्छे से देखते रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 चेक कीजिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ फास्फोरस इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन रिमूवल ऑफ फास्फोरस इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक टू ओवरऑल रिमूवल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट स्कीमेटिक इज, ठीक है, आपका प्लांट है, ये इन्फ्लुएंट वाटर है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाता है, फिर उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन में जाता है, सेकेंडरी सेटलिंग में जाता है, देन एफ्लुएंट वाटर में जाता है, एफ्लुएंट वाटर आपका मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बतानी है कहानी पूरी कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिमूवल फास्फोरस, ठीक है, इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक टू ओवरऑल रिमूवल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे सारी कहानी क्या देखे रखा है देखो। ठीक है, ये देखो, फास्फोरस है यहाँ पे, इन्फ्लुएंट वाटर फास्फोरस है 7 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए, एफ्लुएंट आपका मिलता है कितना, 5 मिलीग्राम पर लीटर। इन्फ्लुएंट वाटर में 7 मिलीग्राम फास्फोरस है, एफ्लुएंट आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 7 रिमूवल फास्फोरस हम देखे तो 7 - 5 करोगे तो यहाँ से आपका 2 मिलीग्राम पर लीटर ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में रिमूवल ऑफ फास्फोरस इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक, रिमूवल ऑफ फास्फोरस इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक यदि हम करें तो क्या हो जाएगा देखो, 7 - 6 मिलीग्राम पर लीटर ये हो गया, तो यहां से आपका निकल जाएगा कितना, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये चीज आपको दो चीज मिल गई, बस कुछ नहीं करना है। 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो यहां से आ गया 50%। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, राइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 चेक करो क्या बोल रहा है। अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, डिस्पोज डिस्पोज ऑफ इट्स एफ्लुएंट इन अ सरफेस स्ट्रीम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रीम एंड एफ्लुएंट आर सोन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन जरा चेक करना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में है 48 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये सारी आपकी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्पोजेज ऑफ इट्स एफ्लुएंट इन अ सरफेस स्ट्रीम। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो डिस्पोज करता है, ठीक है, एक स्ट्रीम में आपका डिस्पोज करता है। आपको सारी चीज यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस कुछ नहीं करना है। देखो, फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, BOD5 मिक्स, ठीक है, इक्वल्स टू आपका QWHW प्लस में आपका QRSR, ये चीज हो गया। डिवाइड में आपका यहाँ पे जो QR प्लस QW, ये चीज यहाँ पे हो गई। बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका, ये रिवर का, रिवर में जो प्रेजेंट है वो चीज हो जाएगी, और ये आपका जो वाटर, वेस्ट वाटर जो प्रेजेंट है वो वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लो आपको देख रखा है, वेस्ट वाटर देख रखा है, ठीक है, स्ट्रीम वाटर, ये सारी चीज देख रखा है। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली फ्लो वाटर आपका हो जाएगा क्या, 0.2। ठीक है, आपका एस डब्ल्यू में आपका देखो, ठीक है, एस डब्ल्यू में आपका वेस्ट वाटर के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, ये देखो ये 1 मतलब 100। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे स्ट्रीम वाटर 4 है, और यहाँ पे आपका 2 है, डिवाइड में आपके हो जाएगा 0.2 प्लस 4। अल्टीमेट यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 667 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला अपने को यूज करना है। ठीक है, यहाँ फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, चेक करो, देखो एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के डी, मतलब के इंटू टी। ठीक है, ये चीज फार्मूला इक्वल्स टू आपका 6.67 मिलीग्राम पर लीटर। यहां से आप एल 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 अल्टीमेट निकाल लोगे, राइट। एल अल्टीमेट निकालने के लिए, मतलब अल्टीमेट निकालने के लिए, ठीक है, ये आप इनवर्स में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ से आपकी अल्टीमेट वैल्यू आपकी निकल जाएगी कितनी, 9.76 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, 9.76 मिलीग्राम पर लीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको दो फार्मूले पता रहने चाहिए, एक तो आपका वही मिक्स वाला, ठीक है, क्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू प्लस क्यू आर एस आर डिवाइड में आपका क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, ये चीज यहां से आपका निकाल के आप उधर इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम, तो क्या बोल रहा है देखो, एन एरोबिक रिएक्टर ऑपरेटेड एट 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, ट्रीट्स वेस्ट वाटर, ठीक है, ट्रीट्स वेस्ट वाटर, ध्यान देना, वेस्ट वाटर विथ द फ्लो अप टू 100 मीटर क्यूब पर डे and a biological soluble COD concentration of 500 gram per meter cube at 90% BS COD। ठीक है, रिमूवल एंड बायोमास सिंथेसिस yield of 0.04 ग्राम, ठीक है, वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स BCOD, ठीक है, यूज्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ COD कंज्यूम्ड। ये चीज आपको निकालनी है। ये कैसे निकाल लोगे, ठीक है, सिंपल, आपको करना क्या है, तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करो, सीओडी निकाल लो आपका वेस्ट वाटर में। ठीक है, वेस्ट वाटर में सीओडी, ठीक है, सीओडी इन वेस्ट वाटर, राइट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो 200 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, 200 मीटर क्यूब पर डे मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 500 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज यहां पे हो गई। ठीक है, तो यहां से आपने निकाल लिया कितना, सब वैल्यूज को चेंज वेंज करके 100 kg पर डे। ठीक है, ये आपने यहां से निकाल लिया, राइट। ये आपका आ गया क्या, वेस्ट वाटर में सीओडी। अब यहां पे गिवन आपको दिया हुआ है कि 90% आपका क्या हो रहा है, यहां पे एक तरीके से रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो करना क्या है और कितना, देखो 0.04 ग्राम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 90/100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, अल्टीमेट यहां से आ जाएगा आपका 90 kg पर डे, राइट। ये आपका यहाँ पे हो गया सिंपली, तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे क्या, 90। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आपका क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे चेक करना जल्दी से। देखो, लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयंस, ठीक है, लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयंस। क्वेश्चन चेक करो 50 वाला क्या बोल रहा है। लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयंस, लेक वाटर कंटेन्स फॉस्फेट आयंस, ठीक है, विच स्पेसी वुड बी फॉर्म्ड इफ ferric ions in form of ferric chloride are added in lake water, ठीक है, फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड आर एडेड इन लेक वाटर, ठीक है। तो इसमें आप चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है, विच स्पेसी वुड बी फॉर्म्ड इफ फेरिक आयंस इन फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड आर एडेड इन लेक वाटर, ठीक है, फेरिक क्लोराइड आर एडेड इन लेक वाटर। चलिए, तो इसमें हम बात करते क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में चेक करो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो कैसे निकालोगे इसको, आपको करना क्या है, FeCl3, ठीक है, FeCl3 प्लस आपका PO4 मतलब फॉस्फेट, ठीक है, फेरिक, देखो बोल रहे हैं ना फेरिक आयंस आपका इधर से ही निकलेगा, और यहाँ पे फेरिक क्लोराइड भी बोल के रखा है, ठीक है, आर एडेड इन लेक वाटर। फेरिक क्लोराइड यदि हम लेक वाटर में ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, फेरिक फास्फेट, ठीक है, क्या चीज, फेरिक फास्फेट, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड वाला, पूरा एज इट इज क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो बोटल्ड वाटर, टेप वाटर, रिवर वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, सी आपका आंसर। 1 मिनट यहाँ पे बोल क्या रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में नहीं बोल रहा है, डिक्रीजिंग में बोल रहा है, डिक्रीजिंग में बोल रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें आपका इंक्रीजिंग बोल के रखा था, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा था, वो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर डिसइंफेक्टेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिसइंफेक्शन पावर, आपको बताना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, राइट, कैसे ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, तो इसका सिंपली ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ओजोन आपका सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद में HOCl होता है, मोनोक्लोरामिन्स होते हैं एंड NCl3 होते हैं, ठीक है, NCl3 मोनोक्लोरामिन्स और आपका HOCl एंड ओजोन, राइट, NMHO, ठीक है, नमो, ऐसे याद रख लो, नमो, ठीक है, नमहो, राइट, नमो, NCl3 मोनोक्लोरामिन्स, ठीक है, HOCl एंड ओजोन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वाइड रेशियो ई, ठीक है, ई आपका 1.3 दे के रखा है, वाटर कंटेंट डब्ल्यू आपको दे के रखा है 50% मतलब 0.5, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दे के रखा है आपका 2.6, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में, पार्शियली सेचुरेशन, फुल सेचुरेशन, अंडर सेचुरेशन। तो आपको निकालना क्या है, सिंपल एस की वैल्यू, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, डब्ल्यू एस इक्वल टू एस सी वाला फार्मूला लगा दो, डब्ल्यू जी इक्वल टू एस सी, तो यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ से ई हट जाएगा, फार्मूले में पुट करना है वैल्यू, ई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तेरा देखो 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड में, सॉरी 1.5 कहाँ से आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 0.5 और यहाँ पे 2.6 और डिवाइड में आपका 1.3 इक्वल्स टू एस, ये से ये गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.2, ठीक है, 0.2, तो यहाँ से आपका 0.01, मतलब कि ये मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो आपका निकल गया 1, तो ये सेचुरेशन, फुल सेचुरेशन में आपका, फुल सेचुरेशन में आंसर हो जाएगा 53 का आपका बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
54 क्वेश्चन यहाँ चेक करो क्या बोल रहा है। गिवन फॉर अ सैंपल ऑफ अ रिवर सैंड, ठीक है, आपकी जो रिवर सैंड है उसके यहाँ पे सैंपल देके रखा है, ठीक है। वाइड रेशियो, डेंसेस्ट स्टेट ये देख रखा है, लूजेस्ट में ये देख रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंपल प्रिपेयर्ड विथ वाइड रेशियो 1। आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड में आपका ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। बस वैल्यूम पुट कर देनी है। ई मैक्स आपको देखे रखा है, ठीक है, 1.2, और माइनस में आपको देखे रखा है कितना? 1, और डिवाइड में आपका 1.2 माइनस में 0.4, ठीक है। ये कहानी आपको देखे रखी है। तो यहां से गया तो ये तो हो गया 0.2, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा आपका 0.8, है ना, 0.8। तो ये गया तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 54 का बी, 25%, ठीक है। सिंपल था। तो आपको इस तरीके से फार्मूले याद रहने चाहिए। विदाउट फार्मूले याद किए आप कुछ नहीं कर पाओगे, सॉइल में तो खासकर, और अदर सब्जेक्ट में भी यही हाल है। ये क्वेश्चन आपका कितने बार ना पूछ लिया हो, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, कई जगह पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई टू इनिशिएट क्विक कंडीशन इन सैंड हैविंग अ वाइड रेशियो ऑफ 0.5। आपको पता होना चाहिए जो आईसी क्रिटिकल ग्रेडियंट जो होता है एक तरीके से, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है आपकी G-1 प्लस ई, ये आपका फार्मूला होता है। तो आई, ठीक है, 1 प्लस और ये आपका 0.5 वाइड रेशियो देके रखा है 0.5 इक्वल टू G-1, जी इक्वल टू आपको बताना है। तो आई, ठीक है, आई प्लस 0.5 आई, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू G-1, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1.5 आई, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू आपका G। तो अल्टीमेट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? 1.5 आई प्लस 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर समझ में आ रहा होगा, कौन सा? 55 का सी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, तो ऐसे ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 देखो क्या बोल रहा है। फ्लो नेट ऑफ अ कॉफर डैम फाउंडेशन हैज 6 फ्लो चैनल्स, ठीक है, आपका 6 फ्लो चैनल्स है, मतलब NF कितने हैं? 6 है, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ND आपके कितने? 18 है। ड्रॉप हमेशा थोड़े ज्यादा होते हैं, फ्लो आपके कम होते हैं, राइट। द हेड लॉस ड्यूरिंग सीपेज इज 6 मीटर, ठीक है। द हेड लॉस ड्यूरिंग सीपेज इज 6 मीटर, ठीक है। हेड लॉस जो है आपका HF, एक तरीके से HF जो हेड लॉस है वो 6 मीटर है, और आपका परमेबिलिटी देखे रखा है, आपको यहाँ पे बताना है सीपेज लॉस मीटर क्यूब पर डे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Q इक्वल्स टू, ठीक है, आपका होता है, ठीक है, KH मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा NF/ND, ये फार्मूला होता है। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। K की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, सिंपल, सारी वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 0.115, ठीक है, ये चीज आपकी आंसर हो जाएगी। 57 क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कीजिए क्या बोल रहा है। अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली, ठीक है, अ पॉइंट ऑन द सॉइल सरफेस
If Basini's equation is applied for computation of stress, then the ratio of vertical stresses at depth of 3 meter and 5 meter respectively vertically below the point of application of load is right। चलो चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करना। 57 का चल रहा है यहाँ पे, है ना। अ कॉन्सेंट्रेट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली एट अ पॉइंट ऑन द सॉइल सरफेस इफ बसीनक इक्वेशन, आपको बसीनक इक्वेशन लगानी है और आपको क्या बताना है यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है आपका, ठीक है, सिंपल है। आपको लोड बताना है यहाँ पे, ठीक है, लोड की स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बसीनक इक्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये चीज होता है। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल्स टू आपका सिंपल यहाँ पे हो क्या जाएगा आपका सिग्मा Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा 1 की वैल्यू यदि हम यहाँ पे मान के चले, ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू यदि हम यहाँ पे लेके चले कितना देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे जो कहना चाहिए सिग्मा का रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो आपको देखो ना, यहाँ बोल रहा है ना then the ratio of vertical stresses at depth of 3 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। तो इस पे रेशियो बताना है, तो सिंपल करना क्या है आपको, ठीक है। 5 का स्क्वायर डिवाइड में देखो 5 का स्क्वायर क्योंकि Z2 बाय Z1 होता है, ठीक है। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 हो गया Z2 बाय Z1, ठीक है। 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे हो गई। बात समझ आ गया यहाँ पे। चलो तो इससे आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 2.77, ठीक है। ये चीज आ गया। चलिए ये था आपका यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। while increasing the pressure, ठीक है, टू 150 किलो पास्कल फ्रॉम 50 किलो पास्कल, 50 किलो पास्कल से आपने चेंज कर दिया 150, मतलब 150 किलो पास्कल से 50 पास्कल चेंज कर दिया। चेंज इन वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल ऑब्जर्व्ड एज 0.12 इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट। द कंप्रेशन इंडेक्स आपको बताना है। कंप्रेशन इंडेक्स मतलब सीसी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है सीसी की वैल्यू। तो सीसी की वैल्यू क्या होती है आपको यहाँ पे चेक करो, ठीक है। तो आपका फार्मूला ये है ना, सीसी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। यहाँ पे log 10 रहेगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपका log 10 इससे कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3, नीचे में log 10 3 आ जाएगा और ऊपर में E2 माइनस E1। सीसी की वैल्यू इनने देखे रखे हैं, आपको पूछ क्या रहे हैं, है ना। देखो कंप्रेशन इंडेक्स ही पूछ रहे हैं, द कंप्रेशन इंडेक्स सीसी, है ना। चलिए E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, राइट। चेक कीजिए, हाँ डेल मतलब ये चेंज इन दे दिया, मतलब चेंज ही दे दिया आपका, मतलब E2 माइनस E1 नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा क्या 0.12, ठीक है। 0.12 डिवाइडेड बाय log 10 3, तो इसका आंसर आपका सिंपल सीसी का आ जाएगा। log 10 3 की वैल्यू आपको ये तो पता होना चाहिए या फिर वही है कहानी, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 चेक करो जल्दी से क्या बोल रहा है। 59 में आपका यहाँ पे देखो फॉर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन, a saturated clay layer undergoes 40% consolidation in a period of 178 days, ठीक है। परसेंटेज यू जो दिया है आपका, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन देख के रखा है यहाँ पे 40%। उसके बाद में कंसोलिडेशन इन अ पीरियड ऑफ 178 डेज, टाइम इसने देखे रखा है टी बराबर 178 डेज, राइट। उसके बाद में व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर
20% कंसोलिडेशन टू अकर। ठीक है, फर्दर 20% कंसोलिडेशन अकर। इसके लिए आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप करोगे क्या? ठीक है, फर्दर बोल रहा है। ठीक है, फर्दर बोल रहा है मतलब 40 + 20 मतलब कितना हो गया? 60%। बस, तो इसमें आपको कर देना है क्या, करना क्या है वो चीज देखना। फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ का फार्मूला आपका एक होता है क्या? सीवी टी, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, सीवी टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका टीवी बराबर, और टीवी बराबर एक फार्मूला क्या होता है? पाई/4 यू का स्क्वायर। ये चीज होता है आपका, सिंपल है ना। बस, तो इस चीज को दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो पाई/4 यू का स्क्वायर मतलब 40%, 0.4 का स्क्वायर इक्वल में आपका सीवी। ठीक है, सीवी, और यहाँ पे देखो दो कंडीशन देख रखी है, एक तो आपका 40% के लिए निकालना है, एक तो आपका 60% के लिए निकालना है। ठीक है, तो सीवी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में टी है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टाइम आपको देख रखा है 178 डेज। ठीक है, तो 178 डेज को नीचे ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका निकल गया यहाँ पे सीवी बाय डी स्क्वायर, ये चीज निकल कर आ गया। अब ये चीज कांस्टेंट हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वाले के सेक्शन, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका यदि देखोगे आप, सिर्फ वहां पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो उसके हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है, राइट। चलिए, तो यहां से आपका सीवी बाय डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है, कितनी निकल कर आ जाएगी? ठीक है, कितनी निकल कर आ जाएगी चेक करना। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, तो सिंपल यहाँ पे आप कर दो क्या, कुछ नहीं, देखो मैं बताता हूँ। पाई/4, ठीक है, पाई/4 0.6 का स्क्वायर डिवाइड में आपका कर दो टी। तो टी की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो टी की वैल्यू निकालना है तो कर दोगे क्या? टी। ठीक है, टी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 178 डिवाइड में आपका, पहली चीज तो पाई/4 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये चीज कट गया, 178 डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा क्या? 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, दो चीज आपकी हो गई। अब यहां से वैल्यूज को निकाल लो, कैसे? तो यहां से आपका निकल कर आ जाएगा टी की वैल्यू, सिंपल टी की वैल्यू यहां निकल के आ जाएगी 400.5 डेज। ये आपकी यहाँ की वैल्यू ये निकल कर आ गई, राइट। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज है, 400 वैल्यू तो आपको निकल कर आ गई, पर ये वैल्यू नहीं होगी आपकी एक्चुअल में, क्योंकि एडिशनल देखो आपका 178 डेज लग चुके हैं, 178 डेज लग चुके हैं ऑलरेडी। अब 20% होने को 400 इतना नहीं लगेगा, है ना, इतना नहीं लगने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पे करोगे क्या? माइनस कर दोगे कितने से? 400 माइनस 178। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या? 22 ये। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन बनना मतलब ये बनता ही बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्लोप इज टू कंस्ट्रक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सॉइल हैविंग प्रॉपर्टीज सी की। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दे के रखा है, आपको बताना है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। ठीक है, एस एन, तो ये भी आप कितने बार ना पूछ लिया हो। ठीक है, सी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा क्या? गामा इंटू एच। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है इसका, और यहाँ पे जब ये कर ले तो ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू इसकी आ जाती है। तो पहली चीज याद करने का तरीका ये भी होता है। ठीक है, चलो गामा इंटू एच आ गया, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये चीज आपको, ये सारी चीज आपको मिल गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी चेक करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देख रखा है, एसएन भी देख रखा है। आपको सिर्फ हाइट निकालना है, सिर्फ हाइट निकालना है, ठीक है, सेफ हाइट निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला आपको लगाना है और एच की वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। कैसा करोगे, कैसे ये सॉल्व होएगा, ये चीज यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पे सारा फार्मूले में पुट कर देना है और आपको एच की वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। फार्मूला आपको बता ही दिया हूँ, बस ये चीज कर लेना है, आपकी वैल्यू, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A recovery ratio of less than 1 implies that the soil has compressed, ठीक है। A recovery ratio, देखो consider following statement है ना, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा, ठीक है, करेक्ट है, ये बताना है। A recovery ratio of less than 1 implies that soil has compressed. A recovery ratio of greater than 1 implies that soil has swelled, ठीक है। A recovery ratio of less than 1 implies that the soil has swelled। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का सिंपल, इसका आंसर ए हो जाएगा। रिकवरी रेशियो जो होता है लेस देन 1 रहा तो उसको बोलेंगे क्या कि सॉइल हैज कंप्रेस्ड, सॉइल क्या हो गई, एक तरीके से कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है। रिकवरी रेशियो क्या होता है, इक्वल्स टू एल बाय एच, राइट, मल्टीप्लाई 100, ये चीज होता है, एल बाय एच मल्टीप्लाई 100, ये आपकी कहानी यहाँ पे बनती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल सैंपल फॉर गुड सैम्पलिंग, ठीक है, फॉर गुड सैम्पलिंग आर शुड बी बिटवीन 96 to 98%, राइट, ये चीज हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है चेक करना। 62 है ना, अ सॉइल हैज एन एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, अ सॉइल हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, शियरिंग ऑफ 30 डिग्री, कोहेजन आपका इतना दिया, द स्पेसिमेन ऑफ दिस सॉइल सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, देन द वैल्यू ऑफ लेटरल प्रेशर इन द सेल, ठीक है, फॉर अकर एट टोटल स्ट्रेस ऑफ 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है वैल्यू, बात समझ आ रही है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी सिग्मा 3 की, ठीक। तो बस आपका एक फार्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज ये देखो कि ये सॉइल कौन सी है आपकी, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है, राइट। तो आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3, ठीक है, 10 स्क्वायर, ठीक है, 45, ठीक है, 5/2 प्लस आपका सी 10, ठीक है, 45 प्लस 5/2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, राइट, सिंपल है। तो सिग्मा 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1 की वैल्यू पुट करो, कितनी दिखे रखी कि 300, इक्वल्स टू सिग्मा 3 की वैल्यू आपको बतानी है, राइट, 10 स्क्वायर, ठीक है, 45, 10 स्क्वायर 45, 5 की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे प्लस 15, मतलब 60 हो गया एक तरीके से, और प्लस में आपका सी की वैल्यू देके रखा है कितनी, 35 किलो न्यूटन, राइट, 35 किलो न्यूटन आपका देके रखा है, 35 10 वही 45 प्लस मतलब 60 समझ के चलो, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेना है सिंपल, और इसको माइनस करके आपका यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो सिग्मा 3 की वैल्यू ऐसे यहाँ से हम निकाल देंगे, ठीक है। अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा क्या, 59, राइट, ये वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो एसएससी वगैरह में इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ वगैरह नहीं आता है, सिंपल आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं बताया जा रहा, बट
आपको कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कैलकुलेट करके आप आंसर बता दिया करो, जिससे कि आपका भाई उससे कैलकुलेशन भी तो स्ट्रांग होगी। कैलकुलेशन नहीं आएगी, गलत आंसर निकाल दोगे तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, एन अर्थ an earth retaining structure may be subjected to the following lateral earth pressure। ठीक है, following lateral earth pressure, an earth retaining structure may be subjected to the following lateral earth pressure। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, द दिस प्रेशर। तो आपको यहाँ पे बताना ये है कि भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कि किस में ज़्यादा आपका आएगा, किस में क्या चीज़ आएगा, वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, राइट, डी। ठीक है, सबसे कम एक्टिव अर्थ प्रेशर में, फिर उसके बाद में रेस्ट में, उसके बाद में फिर पेशियो में। तो ये तो आपको पता ही है, आपका एक डायग्राम भी होता है। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ बन गया, डायग्राम आपका ऐसे होता है, यूं यूं ऐसा कुछ होता है यार। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेना, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर इधर, ये रेस्ट पे, और इधर ये पेशियो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 चेक करो क्या बोल रहा है। अ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ सेंड, सेंड को रिटेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू 0 हो गई पहली चीज, फाइव की वैल्यू 30 डिग्री देके रखा है। ठीक है, इफ अ यूनिफॉर्म सचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सचार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू 12 टन पर मीटर स्क्वायर भी देके रख दिया, इज सब्सिक्वेंटली पुट ऑन द सैंड स्ट्रेटा। ठीक है, देन द इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेशर, देन द इंक्रीज इन द लेटरल अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द रिटेनिंग वॉल विल बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व कैसे कर दोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे के की वैल्यू। ठीक है, के ए की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, के ए आपको पता है क्या होता है। ठीक है, के इक्वल होता है 1 माइनस साइन फाइव और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, ये चीज आता है, तो यहाँ पे 1 माइनस की वैल्यू आपको पता है, मतलब सब ये चीज, तो 30 आपको देखे रखा, तो इसका डायरेक्ट 1/3 आता है, ये आधा ही कर लो, 30 के लिए 1/3। अब आपको निकालना है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कि ए मल्टीप्लाई आपका कर देना है क्या, आपका 12 को। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर निकल गया कितना, 1/3, 4। ठीक है, 4 टन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जल्दी। 65 क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ लोकल शियर फेलियर। ठीक है, लोकल शियर फेलियर की बात चल रही, किसकी बात चल रही है, लोकल शियर फेलियर। ठीक है, लोकल शियर फेलियर, राइट, ये चीज आप चल रहा है। चलिए, तो इसमें आपका हो क्या जाएगा, चेक करो आप। ठीक है, चलिए चेक करना है इसमें, थोड़ा सा देखो, चेक करना है क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट, जल्दी से आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फेलियर इज सडन। देखो, ठीक है, लोकल शियर फेलियर बोल रहा है, फेलियर इज सडन विथ वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड। ठीक है, लोकल शियर फेलियर एक होता है आपका जनरल और एक होता है आपका लोकल। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है किसमें आपका वेल डिफाइंड जो सेफ होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल, तो यहाँ पे चेक करो ये क्या बोल रहा है। ठीक है, दिस फेलियर अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल्स। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल्स, फेलियर इज प्रिसीडेड बाय लार्ज सेटलमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, 65 का आंसर आपका सिंपली हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, सी, 2 and 3rd।
ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है थी हमको, 2 and 3, राइट। दिस फेलियर्स अकर्स इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल्स, सही बात है। हाईली कंप्रेस जो लोकल शियर है ना, वो कंप्रेसिबल सॉइल में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फेलियर इज प्रिसीडेड बाय लार्ज सेटलमेंट, ठीक है, फेलियर इज प्रिसीडेड बाय लार्ज सेटलमेंट, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट, फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना 66 क्या बोल रहा है यहाँ, देखो। फॉर अ प्रपोज्ड बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन आइसोलेटेड, ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग्स एंड कंबाइंड फुटिंग आर बीइंग कंसिडर्ड, दिस फाउंडेशन आर टू बी लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। तो इस 66 का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल है। देखो हमको यहाँ पे इसको ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो राफ्ट फाउंडेशन हो गया, उसके अंदर कंबाइंड फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। तो राफ्ट फाउंडेशन जो है एक तरीके से आपकी सबसे बेस्ट फाउंडेशन होती है, उसके बाद में कंबाइंड फुटिंग होती है, उसके बाद में आइसोलेटेड फुटिंग होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन द पाइल्स, ठीक है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अब कब आएगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये ना रिपीटेड क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल, इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिट क्ले लेयर, ठीक है। इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सैंड की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन ऑफ द वाटर टेबल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक तो था आपका क्या, इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले लेयर, ठीक है। तो इसका 67 का आपका सिंपल हो जाएगा यहाँ पे डी 1 and 3, ठीक है। क्योंकि एक तो वाटर टेबल का सडन ड्रॉडाउन होने से भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है। when the layer adjoining, ठीक है, when the layer adjoining the pile expands a downward friction, ठीक है, is generated on the piles, right, decreases the load carrying capacity of the piles, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ सॉइल मे बी ड्यू टू, ठीक है। तो ये दो चीज की वजह से होता है, रिसेंट यदि पाइल ड्रिवन की उस वजह से, और तीसरी चीज आपकी सडन ड्रॉडाउन ऑफ वाटर टेबल, राइट, ये चीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को जरा चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अ स्क्वायर पाइल सेक्शन, एक स्क्वायर पाइल सेक्शन है, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है लेंथ आपकी दी हुई है, ठीक है। पेंटेस्ट और डिपॉजिट ऑफ क्ले हैविंग दिस द एडेजन फैक्टर आपको देख रखा है, द फॉलोइंग द लोड कैरिड बाय द पाइल शाफ्ट ओनली इज, लोड बताना है आपको। तो सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लेंगे, स्ट्रेस के बाद में अपन इसको लोड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहली चीज आपको करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपको लगानी पड़ेगी, कौन कौन सा, एडेजन फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। एडेजन फैक्टर आपको देख के रखा है, तो यहाँ पे लगेगा क्या, अल्फा सी यू, ठीक है। अल्फा सी यू आपका पाई डी एल, ये एक फार्मूला आपका लग गया यहाँ पे सिंपल वाला, ठीक। तो करना क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको देखे रखिए,
ठीक है, तो आपको ये वाले फार्मूले में एक तरीके से वैल्यू को पुट कर देनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 480 किलो न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, देखो, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम increases with नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। ठीक है, increases with an increase in the stiffness of the system। ठीक है, अ डिक्रीज इन द मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का सिंपली आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी, राइट। बोथ इंक्रीज इन द स्टीफनर, राइट। ठीक है, बोथ इंक्रीज इन द स्टीफनेस ऑफ द सिस्टम एंड डिक्रीज इन द मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, स्टीफनेस इन द सिस्टम एंड आपका हो जाएगा डिक्रीज इन द मास ऑफ द सिस्टम। ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, राइट। ये यहाँ पे जो सिस्टम वाली जो बात हो रही है, ये क्या चीज है, देखो, W होता है इक्वल्स टू 2πf, राइट। और यहाँ पे 2π और अंडर रूट में हो जाएगा k/m। ठीक है, अब यहाँ पे f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। ठीक है, आपका एंड f इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, ये चीज हो गया। यहीं से ही आपकी चीजें पता चल जाती है कि जब k की वैल्यू बढ़ेगी तो m की वैल्यू घट जाएगी और f की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, जरा चेक करना। क्ला बार, ठीक है, क्ला बार इज यूज्ड टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट व्हाइल क्रा बार इज यूज्ड टू रिमूव डॉग स्पाइक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 70 का आंसर आपका हो क्या जाएगा, इसका 70 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, क्रा बार इज यूज्ड, ठीक है, टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट। ठीक है, ट्रैक अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए क्रा बार का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्ला बार, ठीक है, क्ला बार यूज किया जाता है आपका रिमूव डॉग स्पाइक्स। ठीक है, डॉग स्पाइक्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो ट्रैक होती है ना, ट्रैक के जस्ट नीचे स्लीपर के साथ में अटैच होता है। ठीक है, वो होता है डॉग स्पाइक्स। ठीक, चलो, ये आपकी यहां तक की कहानी थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका बी। तो जो क्रॉ बार होता है, क्रॉ बार है ना, क्रॉ बार यूज किया जाता है ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, और क्ला बार यूज किया जाता है आपका सिंपल, ठीक है, रिमूव डॉग स्पाइक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, क्ला बार। तो क्रॉ बार में आपका ट्रैक मेंटेनेंस, देखो आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो ऐसे इसको याद रख लेना, आर क्रॉ बार इक्वल्स टू आपका, ठीक है, ट्रैक अलाइनमेंट के लिए आपका ये हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ तक के इसको कंप्लीट कर दिए। 70 इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आपको हमारे वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और देखो आपका फायदा होना चाहिए। आप देखते रहो। ठीक है, जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप क्या फैमिलियर हो पाओगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।